हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं वेव ऑप्टिक्स और इसके पहले हमने पढ़ा डिफ्रैक्शन। आज का टॉपिक है पोलराइजेशन। सो पोलराइजेशन का मतलब है लाइट के वाइब्रेशन को रिस्ट्रिक्ट करना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो वो समझने से पहले हम लाइट समझें। आपको याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और ईएम वेव में हमने एक चीज पढ़ी थी और ईएम वेव का डिस्कशन करा था सबसे पहले मैक्सवेल ने। तो मैक्सवेल ने बताया कि जब भी लाइट किसी एक डायरेक्शन में मूव करती है तो लाइट ऐसे जा रही होती है और ये ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव होने का मतलब इसमें वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होंगे। सो दिस इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन। मतलब एक जनरल लैंग्वेज में या आम लैंग्वेज में हम लोग ये समझते हैं कि ये इधर वाइब्रेशन हो रहा है और यहाँ पे प्रोपेगेशन हो रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थोड़ा बड़ी स्पेशल टाइप ऑफ वेव है। इसमें सिंगल वाइब्रेशन नहीं होता है, इसमें डुअल वाइब्रेशन होते हैं। एक इधर भी हो रहा होता है। ये जो मैंने डॉट बनाया हुआ है इसका मतलब है वाइब्रेशन कहां पे हो रहा है, प्लेन के अंदर की तरफ हो रहा है, फिर बाहर की तरफ हो रहा है। और ये कहां पे हो रहा है, दूसरा वाला अप एंड डाउन हो रहा है। अगर हम एक को इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन बोलते हैं तो दूसरे को मैग्नेटिक वाइब्रेशन बोलते हैं। एक और चीज है, इसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी होती है वो काफी ज्यादा होती है और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू को हम प्रीडोमिनेंट नहीं मानते होते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से जनरली हम पूरे के पूरे टॉपिक में क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन वर्ड यूज करेंगे। बट एक्चुअली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन एक साथ है। इधर इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन है तो यहाँ पे मैग्नेटिक वाइब्रेशन है। ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था। ऐसे वाले लाइट को हम बोलते हैं अनपोलराइज्ड। मतलब सच में जो लाइट एग्जिस्ट करती है, मतलब नेचर ने जो लाइट बना रखी है उसको हम बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। सो लाइट ऐसे जा रही है एंड दिस इज समथिंग कॉल्ड अनपोलराइज्ड और हमने इसको पोलराइज करना है। इसको पोलराइज करने के मेथड को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। सवाल ये होता है कि चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं। ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इस वाले टॉपिक में हम प्रूव करने वाले हैं कि लाइट वेव तो है। ये हमें प्रूफ हो गया था जब हमने इंटरफेरेंस पढ़ा तो पता चल गया लाइट वेव है। डिफ्रैक्शन पढ़ा तो और अच्छे से पता चल गया कि पक्का लाइट वेव है। पोलराइजेशन में हम प्रूफ करने वाले हैं कि लाइट वेव है तो कौन सी वाली वेव है, लॉन्गिट्यूडनल है कि ट्रांसवर्स है। सो इन दिस कंप्लीट टॉपिक हम जितने भी एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें हम प्रूफ कर रहे होंगे कि लाइट ट्रांसवर्स वेव है। अगर लाइट लॉन्गिट्यूडनल होती तो पोलराइजेशन पॉसिबल नहीं होता। पोलराइजेशन केवल ट्रांसवर्स वेव का होता है। मैं आपको आगे समझाता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। दोबारा से ब्रीफ करता हूं। अनपोलराइज्ड लाइट वो होती है जो नेचर ने बना के दी है। इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वाइब्रेशन म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के भी परपेंडिकुलर होगा। ऐसी वाली लाइट को बोलते हैं अनपोलराइज्ड। इसको एक डायरेक्शन में वाइब्रेशन को डेवलप कर पाना, मतलब अगर हम इस लाइट को, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, अगर हम लाइट को ऐसे बना पाए, ऐसे बना पाए, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। या हम लाइट को ऐसे बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। दिस इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये एक डायरेक्शन में पोलराइज्ड है, मतलब एक प्लेन में पोलराइज्ड है। क्लियर है। सो यहां पे डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन आ रही है ये वाले, इसमें डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन अंदर की तरफ आ रहे हैं, बट दोनों पोलराइज्ड है। ये भी पोलराइज्ड है। मैं आप यहां पे लिख सकता हूं दिस इज पोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड लाइट एंड दिस इज ऑल्सो पोलराइज्ड लाइट। दोनों की दोनों पोलराइज्ड हैं। सो ये सब ये करने का प्रोसेस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। सो यहां पे डायग्राम में मैंने ऊपर दिखाया हुआ है। ये डायग्राम आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है कि ये वाइब्रेशन है, दीज आर दी वाइब्रेशन, और ये प्रोपेगेशन है। डॉट दिख रहा है, इसका मतलब है लाइट कहां पे प्रोपेगेट हो रही है, लाइट अंदर की तरफ जा रही है, उसके वाइब्रेशन कहां है, म्यूचुअली डायरेक्शन में। अगर इसको हम ऐसे देखें तो जो डॉट अभी अंदर बना था उसको मैंने राइट में बना दिया। ये तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि लाइट जा रही है इस डायरेक्शन में। ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। यहां लाइट चल रही है और एक वाइब्रेशन इधर हो रहा है, दूसरा वाइब्रेशन यहां हो रहा है। यहां पे लिखा है एरो वाइब्रेशन इन द प्लेन ऑफ पेपर, है ना। एरो का मतलब है वाइब्रेशन कहां पे हो रहे हैं, प्लेन ऑफ पेपर में, और डॉट्स का मतलब वाइब्रेशन कहां पे हो रहे हैं, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर हो रहे हैं। परफेक्ट है। सो ये है अबाउट दी पोलराइज्ड एंड अनपोलराइज्ड लाइट। अभी हम बेसिक बातें समझ रहे हैं कि लाइट कैसे बिहेव कर रही है। हम आगे चलते हैं। अब हम कर रहे हैं पोलराइज्ड। पोलराइज्ड कैसे करेंगे, हमारे पास एक क्रिस्टल होगा। क्रिस्टल कैन बी किसी भी तरह का क्रिस्टल हो सकता है। वो नेचुरल क्रिस्टल होगा जिसमें लेयर बनी हो। जैसे अगर मैं आपको बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में समझाऊं तो हमारे पास एक नोटबुक है। नोटबुक बेसिकली, अगर हम नोटबुक को पूरा का पूरा देखें तो वो बहुत थिक और रिजिड सी लगती है, बट एक्चुअली इट इज मेड ऑफ डिफरेंट लेयर्स और उन लेयर का नाम है पेपर। तो एक्चुअली हमारी नोटबुक में क्या है, नोटबुक में हमारे पास एक पेपर है, नोटबुक में एक पेपर है, फिर दूसरा पेपर है, फिर थर्ड पेपर है, ऐसे कुछ है। ये बहुत सारे पेपर्स हैं। अगर हम इसके बीच में एक लाइट को एंटर कराएं, मान लो हमारे पास एक लाइट ऐसे है, मैं हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं, पोलराइजेशन नोटबुक से नहीं होता, बट मान के चलो कि हमारी नोटबुक है जिसमें बहुत सारी लेयर ऑफ पेपर है, ऐसे कुछ है, और इसमें लाइट एंटर करती है ऐसे, और ये डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन है, ये डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन है, मतलब लाइट इधर को वाइब्रेट हो रही है, और ये भी डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन है, इधर भी वाइब्रेट हो रही है।
सिंगल के डुअल, डुअल वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन इस तरफ भी हो रहा है और वाइब्रेशन इस तरफ भी हो रहा है। अब लाइट यहां पे एंटर करती है, तो जब लाइट इसके अंदर एंटर करेगी तो लाइट को इस डायरेक्शन में वाइब्रेट होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि पेपर के बीच में वो बड़े बड़े आराम से वाइब्रेट हो सकती है। लेकिन जो लाइट इस डायरेक्शन में वाइब्रेट होगी वो कट जाएगी, क्योंकि पेपर उसको वाइब्रेट नहीं करने देंगे। यहां तो गैप बना हुआ ना, गैप है, तो ये वाइब्रेशन जो अंदर की तरफ हो रहे हैं वो पेपर की लेयर के पैरेलल पैरेलल वाइब्रेट कर पाएंगे, बट ये वाले नहीं कर पाएंगे। तो जब लाइट बाहर निकलेगी ना, तो यू विल फाइंड कि लाइट में ये वाले वाइब्रेशन बच जाएंगे और बाकी के कट जाएंगे। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा है। चलो मैं आपको और एक डेमोन्स्ट्रेशन करवाता हूं। सपोज करो ये हमारे घर में डोर लगा हुआ है, डोर, और ये दरवाजा है, इसकी विड्थ काफी ज्यादा नहीं है, बस बहुत कम है, लिमिटेड सी है, ये है। और रूम के अंदर कोई एक बच्चा है, वो डांस करते हुए बाहर निकलता है। उसका डांस इस डायरेक्शन में भी हो रहा है, हाइपोथेटिकल बातें चल रही, तो हाइपोथेटिकल में मैं कुछ भी बोल सकता हूं। वो बच्चा डांस इस डायरेक्शन में भी कर रहा है, वो डांस इस डायरेक्शन में भी कर रहा है, और ऊपर नीचे जंप भी कर रहा है, मतलब उसका 3 डायमेंशनल डांस हो रहा है। जब वो इस वाले डोर में से निकलेगा तो तुम क्या देखोगे कि इस बच्चे का जो डांस इस डायरेक्शन में होगा, बच्चे का शोल्डर इससे टकराएगा और वो कहेगा नहीं, मैंने इस डायरेक्शन में डांस नहीं करना। ये वाला शोल्डर यहां टकराएगा, डांस नहीं करना। जब वो इस दरवाजे से बाहर निकलेगा तो यू विल फाइंड कि कम से कम ये वाला डांस जो ये हो रहा था, वाइब्रेशन हो रहा था, वो कट गया होगा। और जब इस वाले डोर से बाहर बच्चा निकलेगा तो वो ये वाले वाइब्रेशन को डैम्प कर चुका होगा, खत्म कर चुका होगा। मतलब उसमें पोलराइजेशन हो गया कि वाइब्रेशन अब किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो गए हैं। ये मैं सारी बातें हाइपोथेटिकल कर रहा था, बट ट्राई कर रहा था लाइट के साथ जोड़ने के लिए। तो ये वाला डायग्राम है, थोड़ा सा आप समझो। अब हम पढ़ रहे हैं कि पोलराइजेशन कैसे हो रहा है। हमारे पास लाइट आ रही है, लाइट ऐसे आ रही है, इसमें एक वाइब्रेशन इधर है और एक वाइब्रेशन अंदर की तरफ है। सो इसे हम बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, इसको बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन एक, और ये दूसरा डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन। लाइट अब इसमें से पास करती है। हमने क्या देखा कि ये क्रिस्टल है, क्रिस्टल, नेचुरल क्रिस्टल अलग अलग तरह के होते हैं, जिनको हम बोलते हैं टॉर्मेलाइन क्रिस्टल, ऐसे लिखते हैं, टॉर्मेलाइन क्रिस्टल। दीज आर नेचुरल क्रिस्टल, जिनमें क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस होती हैं, लेयर्स बनी होती हैं अलग अलग तरह की। नेचुरल टुकड़ा है, जैसे अगर आप किसी भी नेचुरल टुकड़े को देखो, किसी रॉक सॉल्ट को देखो या नमक के टुकड़े को देखो, नमक पैकेट वाला नहीं, अगर आप नेचुरल नमक को देखोगे तो तुम देखोगे कि एक नमक को अगर तुम नीचे गिराओगे तो उसमें अलग अलग लेयर्स होती हैं, वो कई सारी लेयर्स में बना हुआ होता है। तो मान लो कि हमारे पास कोई नेचुरल क्रिस्टल है, इस नेचुरल क्रिस्टल में गैप है। कैसा गैप है कि ये बड़ा सा क्रिस्टल है, इस प्लेन में गैप है। प्लेन में गैप होने का मतलब हुआ कि अगर कोई भी वेव ऐसे आएगी ना, तो उसमें जो ये वाले वाइब्रेशन होंगे वो कटेंगे नहीं। क्यों नहीं कट पा रहे हैं? क्योंकि इसमें गैप है, मतलब बहुत सारी लेयर्स जुड़ी हुई हैं एंड यहाँ पे गैप है। तो अगर तुम यहाँ पे वाइब्रेशन ऐसे ऐसे होते जाएंगे तो ये वाले वाइब्रेशन अनडैम्प्ड जैसा है बिल्कुल वैसे निकल जाएगा, लेकिन इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन के वाइब्रेशन कट जाएंगे। तो यहां पे लिखा है प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। प्लेन ऑफ वाइब्रेशन का मतलब जब ये लाइट इस वाले क्रिस्टल में से पास करेगी तो ये वो प्लेन है जब वो जा रही होगी क्रिस्टल के अंदर से, तो इस प्लेन के पैरेलल पैरेलल वाइब्रेशन कर पाना लाइट के लिए पॉसिबल होगा, क्योंकि जो क्रिस्टल में लेयर्स बनी है उनके बीच में हल्का सा गैप है, और वो गैप कौन से वाले प्लेन में है? इस वाले में। सो जब लाइट यहां से जाएगी तो ये वाइब्रेशन बचने वाले हैं। तो जब बचने वाले हैं तो जब इसमें से निकलेगा तो देखो आप देख रहे होंगे इसमें दोनों वाइब्रेशन है, इधर भी है और इधर भी है। लाइट निकलने के बाद कौन से वाइब्रेशन बचते हैं? केवल ये वाले वाइब्रेशन बचते हैं। ऐसे वाले को हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन क्यों बोलते हैं? प्लेन पोलराइज्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि लाइट के वाइब्रेशन एक प्लेन में बचे हैं, दूसरे वाले प्लेन में कट गए। कौन से प्लेन में कटे हैं? इसके परपेंडिकुलर प्लेन वाले वाइब्रेशन। ये कौन से वाले वाइब्रेशन है? ये वाले वाइब्रेशन जो अंदर हो रहे थे ना, अंदर मतलब ऐसे हो रहे थे, वो कट गए। जिस डायरेक्शन में कट जाते हैं उसको हम बोलते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। दोबारा से समझो, ये लाइट आ रही है, इसको बोलते हैं अनपोलराइज। जब ये लाइट इस क्रिस्टल के ऊपर एंटर करती है तो क्रिस्टल के ऊपर एंटर करने के बाद जब ये बाहर निकल रही होती है तो ये वाले वाइब्रेशन कौन से वाले वाइब्रेशन है? जो इस पॉसिबल प्लेन के पैरेलल होंगे, मतलब एक ऐसा प्लेन जहां पे वाइब्रेशन बच जाएंगे। तो ये यहां पे बच गए और उसके परपेंडिकुलर वाले डायरेक्शन में कट गए, तो ऐसी वाली लाइट है अनपोलराइज्ड और ये हो गई पोलराइज्ड। दोबारा देखो, जिस प्लेन में वाइब्रेशन बच गए उसको हम बोलते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, और उसके ठीक परपेंडिकुलर प्लेन को, दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू फर्स्ट वन, उसके परपेंडिकुलर प्लेन को बोलते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, क्योंकि इस वाले प्लेन में वाइब्रेशन कट चुके हैं, मतलब लाइट पोलराइज हो चुकी है, इसलिए हम बोलते हैं इसको प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। परफेक्ट।
अगेन दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट, दिस इज पोलराइज्ड लाइट, दिस इज पोलरॉइड, पोलरॉइड, POLAROID, पोलरॉइड. पोलरॉइड कैन बी नेचुरल, कैन बी आर्टिफिशियल. पोलरॉइड दोनों तरह के हो सकते हैं. नेचुरल जैसे मैंने आपको बताया टॉर्मेलाइन क्रिस्टल हो सकता है. आर्टिफिशियल जैसे निकोल प्रिज्म. निकोल प्रिज्म को हम दो अलग अलग क्रिस्टल से जोड़ के बनाते हैं. मतलब वो अलग अलग टाइप के क्रिस्टल हैं. अभी के कॉन्वर्सेशन में हमें इससे नहीं लेना देना कि ये कहाँ से कौन से टाइप का होगा. हमें बस ये मालूम है कि क्रिस्टल होगा जो हमारी लाइट को पोलराइज कर देगा. और पोलराइजेशन का बेसिक मतलब क्या है हम अभी ये देख रहे हैं. थोड़ा सा देखें यहां पे क्या लिखा है. दिस फिनोमिना ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग द वाइब्रेशंस ऑफ लाइट. अब वाइब्रेशंस ऑफ लाइट मैंने क्या बोला यहां पे. एक्चुअली तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दोनों वाइब्रेशन होंगे, बट डोमिनेंस में इलेक्ट्रिक वेक्टर आता है तो हमने हमेशा इसको लिख देना होता है. सो द फिनोमिना ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग द वाइब्रेशन ऑफ लाइट, दैट इज इलेक्ट्रिक वेक्टर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ लाइट. दोबारा से देखते हैं यहां पे हम लोग ने क्या करा बेटा. हमारे पास अंदर की तरफ भी वाइब्रेशन थे और अप डाउन भी वाइब्रेशन थे. अप डाउन बच गए, अंदर वाले वाइब्रेशन कट गए. इसका मतलब हमने क्या करा, हमने वाइब्रेशंस को रेस्ट्रिक्ट कर दिया. कौन से वालों को रेस्ट्रिक्ट करा, जो इस वाले डायरेक्शन में आ रहे थे उनको हमने रेस्ट्रिक्ट करके खत्म कर दिया. तो ऐसे वाले केस को हम बोलते हैं पोलराइजेशन. द फिनोमेना ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग द वाइब्रेशंस ऑफ लाइट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. और वो डायरेक्शन कौन सी होगी, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन. वेव कहां पे जा रही थी, वेव जा रही थी इधर, और ये क्या है उसके परपेंडिकुलर. बेसिकली तीन प्लेन है, तीनों आपस में परपेंडिकुलर है. ये इसके परपेंडिकुलर है, और ये जो लाइट की डायरेक्शन है वो इसके, मतलब आपस में तीनों के तीनों परपेंडिकुलर आ रहे हैं. सो दिस इज अबाउट दी पोलराइजेशन. परफेक्ट है. तो अब आप इमेजिन करो कि अगर हमने लाइट को ऐसे पास कराया, लाइट इधर जा रही है, इधर वाइब्रेशन हो रहे हैं ऐसे, इधर भी हो रहे हैं. अगर हम एक क्रिस्टल लें, हाइपोथेटिकल क्रिस्टल ले लो, मान लो ये हमारे पास एक डिस्क जैसी कोई चीज है, सिलेंडर जैसी कोई चीज है. ये बड़ा सा सिलेंडर ऐसे मान लो, और इसमें कट बने हुए, नेचुरल कट बने ऐसे, ये लेयर से. ये मैं 2D में दिखा रहा हूं, 3D में पूरे में लेयर बनी है. मतलब ये लेयर क्या शो कर रही है कि ये एक लेयर ऐसी होगी, एक स्लाइसिस जैसा है. तो जब इसमें से लाइट पास करेगी ना, तो हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हम इसके पैरेलल वाइब्रेट कर सकते हैं, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा. लेकिन इसके परपेंडिकुलर वाइब्रेशन की पॉसिबिलिटी हमारे पास नहीं है. तो जब हम बाहर निकलेंगे ना, जब इस सिलिंड्रिकल क्रिस्टल में से लाइट निकलेगी, तो हम क्या देखेंगे कि व्हेन लाइट इज कमिंग, दीज वाइब्रेशंस आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड. इनको हमने रोका नहीं है. और ये मतलब लाइट जब यहां से एंटर करी तो वाइब्रेशन था, आगे जाके तब भी बच गया, और बच गया, बच गया, बच गया, और फाइनली हमने क्या देखा, यहां पे लाइट में वाइब्रेशन ऐसे वाले बच जाएंगे. तो हमने क्या करा, इसके परपेंडिकुलर को कट कर दिया. ऑन दी अदर हैंड, अगर ये जो अभी हम लोगों ने क्रिस्टल देखा, अगर इस क्रिस्टल की जो एक्सिस हो, एक्सिस मतलब फ्री एक्सिस जिसमें वाइब्रेशन पॉसिबल हो, और वो एक्सिस अगर इधर हो, इधर का मतलब हुआ कि सपोज करो वो ऐसे हो, ऐसे एक्सिस है. इसका मीनिंग क्या है, अब लाइट जब बाहर निकलेगी तो हमारी इस वाली एक्सिस के पैरेलल वाइब्रेशन बचेंगे, बाकी सारे के सारे वाइब्रेशन कट जाएंगे. सो वी विल फाइंड कि लाइट ऐसे आ रही होगी बाहर, लाइट ऐसे आ रही होगी. क्लियर है. तो मतलब जो एक्सिस अलाउ करेगी वाइब्रेशन को, वो वाले वाइब्रेशन उस डायरेक्शन में वाइब्रेशन बच जाएंगे, बाकी खत्म हो जाएंगे. क्लियर है. एक और बात, जब लाइट आ रही होती तो हम लोगों का एक मिसकंसेप्शन होता है कि वाइब्रेशन इधर और इधर होंगे. सच ये है कि अगर हम इसका डायग्राम देखेंगे ना, इसका डायग्राम देखेंगे, सर्कल बना दिया मैंने, तो हमें देखने में कैसा लग रहा है कि ये वाला वाइब्रेशन तो ये हो गया, और फिर हमें लग रहा है जो ये अंदर वाला वाइब्रेशन है वो ये हो गया. तो हमारे दिमाग में आता है कि केवल दो वाइब्रेशन होंगे. सच में दो नहीं होंगे. दे कीप ऑन रोटेटिंग. रोटेट का मतलब जो इधर हो रहा है वो घूमता रहेगा, ये वाइब्रेशन घूमते रहते हैं, बिकॉज इनका कोई अलाइनमेंट का प्रॉपर वो नहीं है, लोकेशन नहीं है. तो हम लोग कैसे शो कर रहे होते हैं, हम लोग ऐसे दिखा देते हैं. ये प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है, जो अभी हमें केवल, हम लोग ने केवल एक और ये दूसरा दिखाया था, बट जब हम इसको एक्चुअली बनाते हैं तो इतने सारा कुछ दिखता है. मतलब अगर इधर भी होगा, इफ वी हैव वन वाइब्रेशन अलोंग दिस साइड, देन अदर वाइब्रेशन अलोंग दिस साइड. अगर एक वाइब्रेशन इस तरफ है, देन वी हैव सेकंड वाइब्रेशन अलोंग दिस डायरेक्शन. ऐसे करके ना अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ वाइब्रेशन हमें दिखाई देंगे. सो दिस इज अबाउट दी पोलराइजेशन. अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक. यहां पे हम प्रोसेस देखते हैं पोलराइजेशन का. प्रोसेस ऑफ पोलराइजेशन में क्या देख रहे हैं हम, हमारे पास अनपोलराइज्ड, ये मैं अभी शो कर रहा था आपको ना, ये अनपोलराइज्ड लाइट है. दिस इज अनपोलराइज्ड.
इसको हम यहां पे लिख सकते हैं अनपोलराइज्ड। तो हमारे पास अनपोलराइज्ड लाइट आती है और एक क्रिस्टल पे गिरती है जिसका नाम क्या है, पोलराइड। इस पोलराइड में देखो ये कट बने हैं, मतलब ये एक्सेस है। ये एक्सेस क्या बोल रहे हैं कि वाइब्रेशन यहां पे हो सकते हैं, पॉसिबल हो सकते हैं। तो जब लाइट, ये वाली लाइट जब यहां से निकलेगी तो जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेशन थे वो कट जाएंगे, ओनली ये वाइब्रेशन बचेंगे। तो देखो बच गए। सो दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट, दिस इज पोलराइड एंड दिस इज द पोलराइज्ड लाइट। अब हमने चेक करना है, अंडरस्टैंड करना, अब हमने चेक करना है कि लाइट पोलराइज्ड है कि नहीं है। तो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। मान लो हमारा ये पर्टिकुलर रूम है और यहां पे लाइट आती है। लाइट को देख के आप बता नहीं सकते कि पोलराइज्ड लाइट है कि अनपोलराइज्ड है। हां, एक बात अलग है कि अगर हम अनपोलराइज्ड लाइट को पहले देख लेते, अनपोलराइज्ड लाइट को पहले देखते और फिर वो लाइट पोलराइज हो जाती, तो जनरली क्या होता है कि इसकी जितनी इंटेंसिटी होती है, इस पोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी हाफ हो जाती है। इंटेंसिटी तो ब्राइटनेस को बता रहा है, बट अगर हमें ऑलरेडी अनपोलराइज्ड लाइट के बारे में पता हो, नहीं, हमें नहीं मालूम है कि अनपोलराइज्ड लाइट कैसी थी, तो जब वो हमारे रूम में एंटर करेगी तो हम पता नहीं कर पाएंगे ये पोलराइज्ड है कि अनपोलराइज्ड है। तो अब हमें क्या करना है, एनालाइज करना है। एनालाइज करना है कि लाइट पोलराइज्ड है कि अनपोलराइज्ड है। तो आप इमेजिन करो हमारे पास ये लाइट आ रही है और ये ऐसे कुछ है, ये ऐसे वाइब्रेशन है और ये एक पोलराइड रखा है जिसमें कट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। जब इसमें से लाइट पास करेगी तो हमें ऐसे वाली लाइट मिल जाएगी। सेम अगर दोबारा से लाइट आ रही है, ऐसे कुछ, दीज आर वाइब्रेशन और ये दोबारा से क्रिस्टल में से पास करती है, लेकिन क्रिस्टल का अब कट इधर को बना हुआ है। तो जब लाइट निकलेगी तो लाइट वुड बी लाइक दिस, ऐसे कुछ होगी। अगर इस वाले केस में इंटेंसिटी आई नॉट होती है तो ये आई नॉट बाई 2 होगी, और यहां पे आई नॉट है तो ये भी आई नॉट बाई 2 ही होगा, फर्क नहीं पड़ा, बस वाइब्रेशन का डायरेक्शन चेंज हो गया, दूसरे डायरेक्शन में वाइब्रेशन होने लगा। तो मतलब सिंपल लाइट को देख के पता नहीं चला कि लाइट पोलराइज्ड थी या लाइट पोलराइज्ड नहीं थी, क्योंकि हमने अपने पोलराइड को पहले ऐसे रखा तो आई नॉट बाई 2 आ रहा, हमने पोलराइड को घुमा दिया, ऐसे मान लो कि हमने इसको घुमा दिया तब भी आई नॉट बाई 2 आ रहा है। लेकिन अगर ये लाइट ऑलरेडी पोलराइज्ड हो, दिस लाइट इज ऑलरेडी पोलराइज्ड, ये लाइट ऑलरेडी पोलराइज्ड है, और अब अगर हमने यहां पे एक पोलराइड रखा है, अगर तो पोलराइड में वाइब्रेशन की पॉसिबिलिटी इस डायरेक्शन में हो, तो व्हेन लाइट इमर्जेस आउट हमें ये वाले वाइब्रेशन पूरे के पूरे मिल जाएंगे, मतलब यहां जितनी इंटेंसिटी होगी यहां भी उतनी मिलेगी। लेकिन अगर हमने इस पोलराइड को रोटेट कर दिया, मतलब इस वाले पोलराइड को हमने थोड़े से एंगल से रोटेट ऐसे घुमा दिया, अब जब लाइट बाहर निकलेगी तो अगर यहां पे इंटेंसिटी आई थी तो यहां पे इंटेंसिटी कम हो जाएगी। कारण है इसमें केवल सिंगल वाइब्रेशन है, और सिंगल वाइब्रेशन अगर तो ऐसे वाला हमारे पास क्रिस्टल होता तो हमें वाइब्रेशन पूरे मिलते, बट ये इस क्रिस्टल का तो वाइब्रेशन इस डायरेक्शन में पॉसिबल है, तो इसके बहुत सारे वाइब्रेशन कट जाएंगे, इसका कुछ पार्ट कटेगा और यहां पे हमें लाइट की इंटेंसिटी पहले के कंपैरिजन में, पहली बात तो इसके पैरेलल मिलेगी, ऐसे मिलेगी, और वो सेम नहीं मिलेगी, उतने से कम मिलेगी, जितना यहां पे था उतने से कम मिलेगी। तो अगर हमने अनपोलराइज्ड लाइट को किसी क्रिस्टल में से पास करा और क्रिस्टल को हमने घुमाते रहे और घुमाने के बाद भी इंटेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब पहले भी आई नॉट बाई 2 थी और बाद में भी आई नॉट बाई 2 थी, अगर घुमाने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब लाइट कैसी है, अनपोलराइज्ड। लेकिन अगर हमने एक लाइट को फॉल कराया किसी क्रिस्टल के ऊपर और हमने जब क्रिस्टल को घुमाना शुरू करा, इस लोकेशन से इस वाली पोजीशन में करा, और इंटेंसिटी बदल जाती है, कम हो जाती है, चेंज हो रही होती है, तो हम बोलेंगे लाइट कैसी है, पोलराइज्ड है। क्लियर? तो आप ऐसे समझ सकते हो, मैं डायग्राम में दोबारा दिखाता हूं। अनपोलराइज्ड लाइट जब हमारे इस क्रिस्टल के ऊपर फॉल होती है तो पोलराइज हो जाती है। फिर दोबारा से हमने एक पोलराइडर रखा है जिसको हम बोलते हैं एनालाइजर। दोनों पोलराइड है, बट एक का नाम पोलराइजर है क्योंकि पोलराइज कर रहा है, दूसरा उसको एनालिसिस कर रहा है, इसलिए इसका नाम है एनालाइजर। अगर एनालाइजर के वाइब्रेशन की एक्सिस इसके साथ मैच करेगी तो जितनी इंटेंसिटी यहां होगी उतनी यहां मिलेगी। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 दोबारा देखो। अनपोलराइज्ड लाइट को हमने फॉल कराया इस पोलराइड पे, ये लाइट कैसी हो गई, पोलराइज हो गई। अब हमने दूसरा पोलराइड रखा, लेकिन उसकी एक्सिस ऑफ वाइब्रेशन इसके परपेंडिकुलर रखी है। अब बहुत गड़बड़ हो गया,
ये अलाउ करेगा कि इधर वाले वाइब्रेशन बचेंगे, लेकिन इस वाली लाइट में इधर वाले वाइब्रेशन तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? नो लाइट, कोई भी लाइट नहीं मिलेगी। तो अगर तुमने चेक करना है कि आने वाली लाइट पोलराइज्ड है कि पोलराइज्ड नहीं है, तो उसके लिए एनालाइजर रखना पड़ेगा। एनालाइजर को अलग अलग सिचुएशन में घुमाएंगे तो पता चलेगा लाइट की इंटेंसिटी पे, और उसके हिसाब से हमें मालूम चल जाएगा कि इंटेंसिटी दैट लाइट वॉज इंसिडेंट लाइट वॉज पोलराइज्ड और नॉट। तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया कि हमारी लाइट पोलराइज हो गई है। अब हम उसको एनालाइज कर रहे हैं। फिर हम जैसे जैसे उस एनालाइजर को रोटेट करते हैं वैसे वैसे इंटेंसिटी में वेरिएशन आता है। उस एनालाइजर के रोटेशन को समझाने के लिए मेलस ने एक लॉ दिया। मेलस इज नेम ऑफ साइंटिस्ट। तो इन्होंने लॉ दिया जिसका नाम था लॉ ऑफ मेलस। आप इमेजिन करो कि हमारे पास अगेन सेम डायग्राम, ये लाइट दोनों तरफ वाइब्रेशन हो रहा है, दिस इज एंड दिस इज ऑल्सो वाइब्रेशन। इस लाइट को हमने पास कराया एक पोलराइड से जिसमें वाइब्रेशन होने की पॉसिबिलिटी थी इस डायरेक्शन में, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन कह सकते हैं हम इसको, राइट। यहां से लाइट निकलती है और वो ऐसे हो जाती है, इसको हम बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट, राइट है। आप लिख सकते हैं पहले वाले को क्या बोलेंगे? अनपोलराइज्ड। ये पोलरॉइड है और ये पोलरॉइड काम कर रहा है पोलराइजर के जैसा, और ये पोलराइज्ड लाइट है। और इस लाइट को हमने एक दूसरे उसमें से पास कराया क्रिस्टल में से, जिसमें प्लेन ऑफ वाइब्रेशन मान लो कि थोड़ा सा चेंज है। चेंज का मतलब हुआ थोड़ा ऐसे है, ऐसे। अब इस वाली लाइट ने जो ऑलरेडी इधर को वाइब्रेट हो रही है इसमें से निकलना है, बट इसमें तो पॉसिबिलिटी है कि वाइब्रेशन केवल ये वाले जा सकते हैं, ये वाले। तो क्या होगा? इसको जो हमारा एम्पलीट्यूड है, आपको याद होगा हम लोग जब वेव पढ़ रहे थे तो एम्पलीट्यूड को हम वेक्टर फॉर्म में कंसीडर करते थे। तो अगर ये हमारा एम्पलीट्यूड है तो इस एम्पलीट्यूड का एक कंपोनेंट इस तरफ जाएगा। आप इमेजिन करो कि हमारा जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है और इसकी पॉसिबल डायरेक्शन है जहां पे वाइब्रेशन हो सकता है, उनके बीच में सपोज करो एंगल थीटा है। मतलब इस एरो को हम थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं एंड इसको यहां पे आगे बढ़ाएं एंड मान लेते हैं कि दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। ये थीटा क्या समझा रहा है कि हमारी लाइट इधर वाइब्रेट हो रही है, बट इसने वाइब्रेट फाइनली इधर होना है। तो तुम क्या देखोगे कि सपोज करो ये एम्पलीट्यूड ए के इक्वल है। एम्पलीट्यूड कितने के इक्वल है? ए के इक्वल है। जब ये लाइट आगे निकलेगी तो हम क्या देखेंगे कि लाइट बचेगी इस तरफ। और ऑब्वियस सी बात है, अगर ये ए है तो ए का इधर कोई कंपोनेंट आएगा जिसको हम क्या बोलेंगे? ए कॉस थीटा। दोबारा समझने की ट्राई करो। यहां पे एम्पलीट्यूड अगर ए के इक्वल है तो ए का एक कंपोनेंट आएगा इधर, उसको हम क्या बोलेंगे? ए कॉस थीटा। और ये कॉस थीटा हमेशा 1 से छोटा होता है, तो ये हमें ऐसे कुछ मिल रहा होगा। परफेक्ट है। तो मेलस ने कुछ समझाया। मेलस ने क्या समझाया? उन्होंने समझाया था अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन अ बीम ऑफ कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड, ये अनपोलराइज्ड है, ध्यान रखना, ये कैसी है? प्लेन पोलराइज्ड है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ when a beam of completely plane polarized light is incident on an analyzer, the resultant intensity transmitted from the analyzer varies directly as the square of cosine of the angle between plane of transmission of analyzer and polarizer. पोलराइजर का ट्रांसमिशन का प्लेन कैसा था? इधर था। और एनालाइजर का कैसा है? ऐसा है। और इसके बीच में और इसके बीच में कितना एंगल है? थीटा आ रहा है। और ऑब्वियस सी बात है, जो इस पोलराइजर और एनालाइजर के बीच में आएगा वही डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन और एनालाइजर के इसके बीच में आएगा, ट्रांसमिशन के बीच में, ये भी थीटा है। तो उन्होंने क्या बोला कि जो इंटेंसिटी यहां पे निकलेगी ना, जो इंटेंसिटी यहां पे निकलेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा की इक्वल होगी, जहां पे थीटा आपको समझ में आ गया। दिस इज लॉ ऑफ मेलस। ये मेलस ने अपने लॉ में समझाया। परफेक्ट है। कुछ और बातें मैं आपको समझाता हूं इसी पर्टिकुलर डायग्राम में। सपोज करो हम यहां पे बात करते हैं इस वाले केस में। इस वाले केस में हमारे पास, मैं इधर का डायग्राम बनाता हूं, इधर का। मतलब अगर तुम यहां से देखोगे ना, इस तरफ से ऐसे देखोगे तो तुम्हें क्या दिखाई देगा वो मैं दिखा रहा हूं। तुम्हें दिखाई देगा एक ये वाइब्रेशन और तुम्हें दिखेगा एक ये वाइब्रेशन, ठीक है। और इसका एम्पलीट्यूड ए है तो इसका भी एम्पलीट्यूड ए है। इसका मतलब जब हम इंसिडेंट लाइट की बात करेंगे तो यहां पे ए नेट आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज ए रूट 2, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड ए है और इस वाले का भी ए है। तो अगर हम इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की बात करें तो ए रूट 2 आएगा। तो अगर हम यहां पे इंटेंसिटी की बात करते हैं, सपोज करो दिस इंटेंसिटी इज समथिंग, वी से दिस एज आई। तो जो आई इंटेंसिटी आएगी, that intensity would be directly proportional to amplitude square
ये हम अच्छे से जानते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? अनपोलराइज्ड लाइट की बात कर रहे हैं अभी। और ये जब हम प्रोपोर्शनैलिटी लिखेंगे तो यहां पे आएगा √2a का स्क्वायर, सच ये है, इक्वल टू, तो यहां पे हम लोग क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि दिस आई इक्वल टू, प्रोपोर्शनैलिटी को हम लोग के मान लेते हैं, 2a स्क्वायर। ये कौन सी वाली इंटेंसिटी है? ये है अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी। डन हो गया। चलो हम यहां थे, अब हम पहुंच गए यहां पे। यहां पहुंचे तो हमने क्या देखा? वहां पे, यहां पे सिंगल एम्पलीट्यूड है, क्योंकि एक एम्पलीट्यूड तो ये कट गया, केवल हमारे पास ये बचा हुआ है। तो यहां जो इंटेंसिटी आएगी उसको हम बोलेंगे आई डैश, उसको हम आई डैश, या हम इसको सिंपल आई नॉट बोल देते हैं। तो अगर हमने इसको आई नॉट बोला तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एम्पलीट्यूड के। इसका मतलब अगर यहां पे हम देख रहे थे तो हमें ये चीजें क्लियर हो रही थी। जब हम यहां पहुंचे तो एम्पलीट्यूड आ गया, सो यहां पे जो इंटेंसिटी आएगी इस जगह पे वो आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। परफेक्ट हो गया। और हम यहां पे लिख सकते हैं दिस आई नॉट इक्वल टू व्हाट? के ए स्क्वायर। सो दिस इंटेंसिटी वॉज के इंटू 2a स्क्वायर एंड दिस इंटेंसिटी इज के इंटू ए स्क्वायर। अब हम पहुंच गए कहां पे? यहां पे। और हमने क्या देखा कि एम्पलीट्यूड कितना हो गया। अब हम बात करते हैं इधर की। तो सपोज करते हैं यहां की इंटेंसिटी को हम नाम देते हैं आई डैश। इसको हमने नाम दिया आई, इसको आई नॉट, इसको आई डैश। तो हमने क्या देखा? आई डैश इक्वल टू व्हाट? आई डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड, एंड एम्पलीट्यूड यहां पे कितना है? वो है ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसका मतलब जब हम यहां पे निकालेंगे आई डैश तो वो आएगा के ए स्क्वायर इंटू वॉट? कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखो, के ए स्क्वायर क्या था? वो आई नॉट के बराबर था। इसका मतलब हमारे पास रिलेशन क्या आ गया? आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मीनिंग क्या है? ध्यान से देखो, मेलस का लॉ अनपोलराइज्ड लाइट पे काम नहीं करता। स्टेप नंबर 1, हमारे पास अनपोलराइज्ड लाइट थी, पहले हम उसको पोलराइज कराएंगे, करा दिया हमने। फिर हम एनालाइजर रखेंगे, एनालाइजर से जो लाइट निकलेगी उसकी इंटेंसिटी के बारे में बातें करेंगे। ये मेलस ने समझाया था। इसका मतलब अगर ये इंटेंसिटी को हम आई डैश बोल देते हैं, चलो इसको मैंने आई डैश बोल दिया, तो ये इंटेंसिटी आई डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा, जहां पे थीटा होगा इस पोलराइजर और एनालाइजर के जो अलाउ करने वाली लाइट का है, आई मीन जो लाइट अलाउ करने के लिए जो प्लेन बना हुआ है उनके बीच का एंगल, दैट इज दी थीटा। मैं दोबारा आपको स्टेटमेंट पढ़ के सुनाता हूं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मेलस, व्हेन अ बीम ऑफ कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट on analyzer, the resultant intensity transmitted from the analyzer varies directly as the square of cosine of angle theta between plane of transmission of analyzer and polarizer. That is, अब हम आगे चलते हैं, उसके पहले थोड़ा सा समझते हैं। यहां पे इंटेंसिटी आ रही है इतनी और यहां पे इंटेंसिटी आ रही है इतनी। इससे क्या समझ आया? इससे समझ आया कि यहां पे इंटेंसिटी आएगी डबल, यहां पे हो जाएगी हाफ, और यहां पे आएगी कॉस स्क्वायर थीटा के हिसाब से। सो लेट अस मेक अनदर डायग्राम। हम एक दूसरा डायग्राम बनाते हैं। सपोज करो हमारे पास ये लाइट आ रही है एंड लाइट हैज बोथ द वाइब्रेशंस लाइक दिस। इस इंटेंसिटी को हम मान लेते हैं 2i नॉट। अब हमने इसको एक पोलराइजर में से पास कराया, और जब पोलराइजर में से पास करेगी तो लाइट में बचेंगे सिंगल वाइब्रेशन और इंटेंसिटी हो जाएगी हाफ। इसको हम बोलेंगे आई नॉट। आपको पता होगा कभी कभी जब हम सनरेज बहुत इंटेंस होती है तो हम पोलराइड लगाते हैं। पोलराइड को जैसे ही हम आंखों के सामने लाते हैं तो आपने देखा होगा कि जितनी ब्राइटनेस आपको सनलाइट की दिख रही होती है उतनी नहीं आती, ब्राइटनेस लगभग हाफ हो जाती है, रादर हाफ से भी कम हो जाती है, क्योंकि उसमें रिफ्लेक्टर भी लगे होते हैं। तो अगर हम मान के चलें कि उसमें पोलराइजर है या पोलराइड लगे हुए हैं उन सनग्लासेस में, तो जब हमने पोलराइड यूज नहीं करा हुआ है तब इंटेंसिटी हमारी आंखों पे आ रही होगी इतनी। जैसे हमने इनको आंखों के सामने लाते हैं वैसे इंटेंसिटी हो जाती है हाफ के बराबर। उसका कारण है क्योंकि आधे वाइब्रेशन कट गए हैं। क्लियर? सो ये हाफ हो गया। और उसके बाद फिर हमारे पास है एनालाइजर। दिस इज एनालाइजर एंड सपोज करो एनालाइजर हैज सम एंगल थीटा। इसके बीच में एंगल आ रहा है थीटा, मतलब इस डायरेक्शन के साथ इसको हम थीटा बोलते हैं। तो जब लाइट आएगी उसके वाइब्रेशन हमें मिलेंगे यहाँ पे इस वाले डायरेक्शन में, और वो 2i नॉट आई नॉट, और यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है? आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। आप इमेजिन करो कि अगर इसका एंगल और इसका एंगल 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो थीटा की वैल्यू 90 आएगी, कॉस स्क्वायर 90 जीरो होगा। हमें क्या मिलेगा? नो लाइट। आपको याद होगा जब मैंने लेक्चर स्टार्ट करा था एक डायग्राम मैंने दिखाया था जिसमें ये 90 डिग्री पे था और वहां पे मैंने लिखा हुआ था नो लाइट। क्लियर हो गया? थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं कि ये किस हिसाब से अलग अलग केसेस में यूज होता है। जैसे कोई आपसे बोले
एग्जाम्पल, अनपोलराइज्ड लाइट, कोई हमसे ऐसे बोले अनपोलराइज्ड लाइट हैज इंटेंसिटी इक्वल टू, लेट अस अज्यूम 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ऐसे हम लोगों ने मान लिया हैज इंटेंसिटी 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर, कॉमा इट passes through two Polaroids which are at angle 60 degree with each other. Find intensity of emerging light. आप अंडरस्टैंड करो बच्चे, जब भी मैं बोलता हूं एंगल, इसका मतलब इन दोनों के प्लेन के बीच में एंगल नहीं है। इसका प्लेन और इसका प्लेन सेम है। यहां पे एंगल का मतलब क्या हुआ, इनका जो एक्सेस ऑफ वाइब्रेशन और इसका जो एक्सेस ऑफ वाइब्रेशन है उनके बीच का एंगल यहां पे 60 डिग्री दिया हुआ। सो अनपोलराइज्ड लाइट हैज इंटेंसिटी दिस मच, इट पासिस थ्रू 2 पोलराइड्स, एक नहीं है, कितने पोलराइड है, 2 पोलराइड है, which are at angle 60 degree with each other. Find intensity of emerging light. क्या कैलकुलेट करना है हमने, इमर्जिंग लाइट की इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। अब कैसे करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। तो फिर से डायग्राम बनाते, वी हैव दिस सॉल्यूशन कुछ ऐसे। हमारे पास आई लाइट ऐसे, और उसमें थे वाइब्रेशन पहले ऐसे, इट हैड बोथ दी वाइब्रेशंस, और इसकी इंटेंसिटी थी 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर। अब ये 2 पोलराइड में से पास करती है। सबसे पहले तो ये पहले वाले पोलराइड में से पास करेगी ऐसे, जब इसमें से करेगी तो इंटेंसिटी हो जाएगी हाफ, सो दिस वुड बी हाफ वॉट पर मीटर स्क्वायर। अब ये लाइट आगे जाती है, नाउ इट इज पासिंग थ्रू अनदर पोलराइड एंड दैट इज मेकिंग बेसिकली एंगल 60 डिग्री। तो यहां पे जो इंटेंसिटी आएगी वो आएगी इस तरफ, और उसको हम लिखेंगे I इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर हाउ मच थीटा। अभी थीटा लिख देते हैं। नाउ दिस इज इक्वल टू आई नॉट, किसको बोलेंगे, इसको नहीं, बट हम इसको बोलेंगे, एंड दैट इज हाउ मच, हाफ कॉस 60 होल स्क्वायर। और हम जानते हैं कॉस 60 कितना होता है, हाफ, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा, यहां से आएगा 1/8 वॉट पर मीटर स्क्वायर। आई थिंक आपको क्लियर हो गया, ठीक है। हमें इंटेंसिटी इतनी मिलेगी। सपोज करो हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, और एक और एग्जाम्पल में मैं आपको लिख नहीं रहा, बस डायग्राम से समझा रहा हूं। हमारे पास लाइट आ रही है, दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट हैज इंटेंसिटी आई नॉट, डन। अब ये पास करती है 3 पोलराइड से, वी हैव 1 पोलराइड, देन वी हैव सेकेंड पोलराइड, और यहां पे एंगल आता है 30 डिग्री, परफेक्ट, एंड वी हैव थर्ड पोलराइड, और उसमें ऐसे एक्सिस बनी हुई है, क्लियर। और फिर कोई कहता है कि यहां पे बताओ इंटेंसिटी इक्वल टू हाउ मच। ये कोई आपसे ऐसे पूछता है, सो आप सबसे पहले बोलोगे सॉल्यूशन। हमारे पास कितनी इंटेंसिटी आ रही है, आई नॉट। उसके बाद हमारी लाइट पहुंचेगी यहां पे, और हमें अच्छे से मालूम है ये पोलराइज हो गई है, तो यहां पे इंटेंसिटी कितनी आएगी, दिस इज कॉल्ड 1, दिस कॉल्ड 2 एंड दिस कॉल्ड 3। तो हम सॉल्यूशन में लिखते हैं एट 1 इंटेंसिटी I1 इज इक्वल टू आई नॉट डिवाइड बाई 2। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि लाइट जब पोलराइज हो जाती है तो इंटेंसिटी बिकम्स हाफ ऑफ दैट, सो इट बिकम्स आई नॉट बाई 2। अब हम बात करते हैं एट 2, एंगल कितना आ रहा है 60 डिग्री एट 2, इंटेंसिटी इज I2 इक्वल टू I1 कॉस स्क्वायर 30, और I1 का मतलब आई नॉट बाई 2, कॉस 30 का मतलब √3/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3/4, दिस इज 3I0/8। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा है। यहां से हमारे पास आ गया वैल्यू 3I0/8। अब कोई हमसे बोले I3, मतलब 3 पे, यहां पे इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो अब एंगल कितना आएगा, सी दिस एंड दिस आर मेकिंग एंगल 90 डिग्री। अगर ये 30 है तो इसके पोलराइड नंबर 2 और पोलराइड नंबर 3 के बीच में एंगल होगा 60 डिग्री, क्लियर। मतलब यहां से जो लाइट निकलेगी उसका वाइब्रेशन इधर को हो रहा होगा, ऐसे हो रहा होगा, और यहां से जो लाइट निकलेगी उसका वाइब्रेशन कहां पे हो रहा होगा, अंदर की तरफ हो रहा होगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा है, अंदर की तरफ हो रहा होगा, राइट। और इनका आपस में जो एंगल आएगा, मतलब यहां पे जो थीटा आएगा उसकी वैल्यू आएगी 60 डिग्री के इक्वल। सो नाउ वी हैव रिलेशन दैट I3
equal to I2 cos square theta, and that I2 is what? Look at this, 3 I naught by 8. This is 3 I naught by 8. यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? cos square how much? 60. This is 3 I naught by 8 multiplied by 1 by 2 का स्क्वायर कितना होगा? 1 by 4. This is 3 I naught by 32. Perfect. And this is I3. एक चीज देखो ध्यान से, हमने लाइट को रोटेट कर दिया. हम लोगों ने एक पोलराइड रखा, फिर एक को 30 पे घुमाया, फिर और एक को 60 पे घुमा दिया, और हमें यहां पे कुछ ना कुछ लाइट मिल गई. आपको बढ़िया सी बात बताऊं, अगर हम लोग 3 की जगह 2 पोलराइड रखते ना, वी हैव 1 पोलराइड, वी हैव सेकंड पोलराइड, बीच वाला हटा देते, इंटेंसिटी क्या मिलती है आपको? अभी चेक करते हैं. तो आपके सामने ये हमें क्लियर हो गया. अब ध्यान से क्वेश्चन को देख लो. अब मैं इसी क्वेश्चन को बदल रहा हूं, बीच वाला पोलराइड हटा देता हूं. और कोई आपसे बोले दोबारा हमारे पास एग्जांपल, वी हैव अनपोलराइज्ड लाइट, दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट, ऐसे जा रही है. एक पोलराइड हमारे पास ऐसे रखा है जिसमें वाइब्रेशन इस डायरेक्शन में हो सकता है, और एक दूसरा पोलराइड फिर इसके पैरेलल रखा हुआ है जिसमें वाइब्रेशन की एक्सिस ऐसे बनी हुई है. एंड कोई आपसे बोलता है कि यहां पे मतलब दिस इज समथिंग आई नॉट, यहां पे इंटेंसिटी आई नॉट बाय 2 आएगी, हम सब जानते हैं, क्लियर. और कोई आपसे पूछे यहां पे कितनी इंटेंसिटी आएगी, क्या लिखोगे आप? आप बोलोगे सर यहां पे इंटेंसिटी आएगी, आंसर जो आएगा दैट वुड बी द 0. कारण इस वाले केस में, फर्स्ट वाले केस में वाइब्रेशन हो रहे होंगे आपके सामने जो दिख रहे हैं, और यहां पे एंगल कितना आ रहा है? 90 डिग्री. तो यहां जो आपको इंटेंसिटी मिलेगी दैट वुड बी आई इक्वल टू आई नॉट बाई 2, क्योंकि ये इंसिडेंट इंटेंसिटी होगी. और यहां पे लिखेंगे हम लोग क्या? cos स्क्वायर 90 कम्स आउट 0 आंसर. मीनिंग समझो, लाइट के वाइब्रेशन में रोटेशन होता है अगर हम पोलराइड को धीरे धीरे करके घुमाते हैं तो. मतलब हम लोगों ने पोलराइड रखा, फिर एक को थोड़ा घुमा दिया 30 पे, फिर घुमा दिया 60 पे, तो यहां पे कुछ ना कुछ लाइट मिल रही है. बट अगर तुम बीच वाले को इसको हटा देते हो, मतलब तुमने कहा सर इसको हटा देते हैं, बीच वाले को रिमूव कर देते हैं, और अब क्या मिलेगा? अब यहां कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि लाइट रोटेट नहीं कर पाएगी. सडन उसके सामने एक पोलराइड आएगा जो उसकी लाइट को रोक देगा, और इंटेंसिटी इमर्जिंग लाइट की हो जाएगी 0 के बराबर. परफेक्ट है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि अगर हम लाइट को धीरे धीरे पोलराइड को एक के बाद एक रखते जाएं तो इमर्जिंग लाइट में हमें हमेशा लाइट मिलेगी. लेकिन अगर हम सडन 90 डिग्री पे पोलराइड रखते हैं देन वील हैव 0 इंटेंसिटी. सो इट वाज अबाउट ऑल अबाउट दी पोलराइजेशन. वी हैव वन मोर लेक्चर, एक और लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा तो ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, और उसके बाद वेव ऑप्टिक्स इज नियरली ओवर. सो आज के लेक्चर में इतना. थैंक यू सो मच बेटा, बाय बाय.